अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सौरवंदी साहब। मुजम्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज नाज़रीन सबसे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वो तकरीर, वो खिताब जो वक्त की जरूरत भी है, और फील्ड मार्शल ने क्लियर कर दिया है, दो टोक लफ्जों में बता दिया कि अफगानिस्तान को भी और भारत को भी कि अब बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इंडिया ये जान ले, फील्ड मार्शल ने क्लियर किया है कि पाकिस्तान का दिफाई नजरिया क्रेडिबल डेटरेंस और दायमी तैयारी पर बेस करता है। अफगानिस्तान के लिए भी खुला पैगाम है, और अफगानिस्तान को जिस तरह से अफगान तालिबान को उनकी गवर्नमेंट की सपोर्ट है, इस हवाले से भी क्लियर किया है कि उनको लगाम डालना पड़ेगी। मुजम्मिल साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा दो टोक लफ्जों में पैगाम दे दिया, पूरी दुनिया के सामने क्लियर कर दिया कि बेसिकली अफगानिस्तान भारत की आड़ में करना क्या चाह रहा है, या भारत अफगानिस्तान की आड़ में पाकिस्तान के लिए क्या सोच रहा है। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, इंडियन जनरल्स जो हैं वो पिछले को 10-15 दिन से 20 दिन से बहुत बयान दे रहे थे। यस। टेक्निकली फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने आज भारत की फौजी क़यादत को जवाब दिया है, जो पिछले 15 दिन से 1 माह से ऐसे जारहाना बयान दे रही थी जैसे पाकिस्तान और भारत की जंग दोबारा शुरू होने वाली है। ऑपरेशन ट्रू। सिंदूर 2, और मेरा मतलब है कि अब हम स्ट्राइक करेंगे। मुख्तलिफ जगहों पे उनके मुख्तलिफ जो फौजी जर्नैल हैं, एयर चीफ हैं, सीजीएस हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग के हवाले से एक माहौल बनाने की कोशिश की। बिल्कुल। मेरी राय में आज जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड के मौके पर खिताब किया है, उनकी ऑडियंस इंडियन जनरल्स थे, और वो जो बात कर रहे थे वो टेक्निकली उन इंडियन जनरल्स को जवाब दे रहे थे कि पाकिस्तान का जो डिफेंस डॉक्ट्राइन है वो न्यूक्लियर के इर्द गिर्द घूमता है। वो उन्हें जी। दोबारा बावर करा रहे थे कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन दुनिया की बाकी मुल्कों की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन से काफी फर्क है। दुनिया के बेशक। बाकी मुल्क जो न्यूक्लियर ममालिक हैं, उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ये होती है कि अगर कोई हम पर न्यूक्लियर हमला करेगा तो हम उसके जवाब में उस पर न्यूक्लियर हमला करेंगे, जबकि ट्रू। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ये नहीं है। पाकिस्तान की जी। ये है कि अगर हम पर कोई कन्वेंशनल हमला भी करेगा, वेपन से कोई हम पर वैसे हमला करेगा, हम उसका जवाब भी न्यूक्लियर से दे सकते हैं। न्यूक्लियर। बिल्कुल। हमारी फर्स्ट यूज पॉलिसी है। बाकी हम्म। चाइना, दूसरे ममालिक की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, पाकिस्तान की हम्म। डेटरेंस के लिए फर्स्ट यूज पॉलिसी है। तो मेरे ख्याल यस। में आज आर्मी चीफ ने यही पैगाम दिया है कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई जंग या कोई अब कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर कॉन्फ्लिक्ट, तो वो न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में होगा। ये खतरा पूरी दुनिया को अपनी जगह मौजूद है, और इसी ने पाकिस्तान और भारत की जंग रोकी हुई है। मतलब अगर पाकिस्तान आज ये कहते हैं कि जी हम भारत के खिलाफ न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में जंग के इम्कान 100% हैं। और जब बेशक। पाकिस्तान कहता है कि नहीं ये जंग न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में होगी, तो जंग के सारे इम्कान रुक जाते हैं, और आदमी बिल्कुल। और ताकतें भी इंटरवीन करने पर मजबूर हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा हम्म। ख्याल है आज का पैगाम उनके लिए है। और ये पैगाम क्या है, सुनवा लेते हैं सबसे पहले फील्ड मार्शल ने क्या कहा। जी। Caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. जी मुजम्मिल साहब। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि ये जवाब इंडियन जनरल्स को है। ये जो इंडियन जनरल्स की बात है वो इंडियन जनरल्स को जवाब दिया गया है, और न्यूक्लियर एनवायरनमेंट की बात की गई है। जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर जंग रुकवाई है, ये डोनाल्ड ट्रंप के उस मौकफ की भी आज आसिम मुनीर साहब ने तायीद किया है कि हाँ, पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर जंग का खतरा मौजूद है। जो अमेरिका कहता है कि जब 10 मई को भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक न्यूक्लियर जंग का खतरा मौजूद था, इसीलिए सीज फायर कराया गया था। और मैं समझता हूं कि उस न्यूक्लियर जंग के खतरे की वजह से ही भारत भी सीज फायर पर मजबूर हुआ था। आज भी आसिम मुनीर साहब ने साफ बात की है, अगर हम पर हमला करोगे तो जवाब न्यूक्लियर से हो सकता है। हम ये नहीं है कि हम कभी भी ये नहीं कह रहे कि हम न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कभी भी ये नहीं कह रहे कि हमारी कोई फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। तो न्यूक्लियर डेटरेंस ही पाकिस्तान का डेटरेंस है। पाकिस्तान का दिफा
उसके एटम बम में ही है। अगर कोई हम्म पाकिस्तान का दिफा एटम बम से बाहर ढूंढ रहा है तो वो गलत सोच रखता है। दिफा एटम बम के अंदर ही है और सारे पाकिस्तान का दिफा एटम बम की तनाजुर में ही किया जाएगा। मेरे ख्याल में ये एक हम्म बड़ी वादे पॉलिसी है पाकिस्तान की, जिसको आसिम मुनीर जो है बार बार दुनिया के सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। उन्होंने आज इंडियन जनरल्स को भी एड्रेस किया और मेरे ख्याल में दुनिया की सारी दीगर ताकतों को भी समझ आ गई होगी कि अगर भारत को जंग का माहौल बनाएगा तो उसके यही नतीजे होंगे। अब ये बात इस वक्त करनी क्यों जरूरी थी? वो इसलिए जरूरी हम्म थी कि एक टू फ्रंट वॉर की बात की जा रही थी कि एक तो पाकिस्तान और हम्म अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी जारी है। पाकिस्तान हम्म अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहा है। लेकिन टेक्निकल मुसलसल बात यह है कि जी एक टू हम्म फ्रंट वॉर की बात की जा रही थी कि एक तरफ से हम्म, अफगानिस्तान और एक तरफ से इंडिया दोनों मिलकर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेंगे। हमला उस करेंगे, टू बिल्कुल। फ्रंट वॉर को के का जवाब था आज आसिम मुनीर का कि जब हम हम्म अफगानिस्तान के साथ एंगेज हैं और अगर भारत को एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो दैट विल लीड टू अ न्यूक्लियर। लिहाजा भारत ने हम्म सोच हम्म समझ के, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने सियालकोट का एयरपोर्ट बंद किया था क्योंकि इंडियन एयरफोर्स फजा में थी सियालकोट सेक्टर में, जिसके जवाब हम्म, में पाकिस्तान एयरफोर्स भी फजा में गई और एक स्टैंड जी ऑफ हमने फिर दोनों एयरफोर्स का देखा। लेकिन चूंकि इंडियन एयरफोर्स ने कोई एक्टिविटी नहीं की, वो अपनी तरफ ही रहे और पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी तरफ रही, लेकिन दोनों की एयरफोर्सेस फजा में देखी गई और एक खतरा हम्म, मौजूद हुआ कि दोबारा कोई जो है हमला या कोई सर्जिकल स्ट्राइक भारत कर सकता है। हो सकती है। मेरे ख्याल में ये उस तनाजुर में आज ये तकरीर की गई है। बिल्कुल ठीक। मुजम्मिल साहब, अफगानिस्तान के लिए भी फील्ड मार्शल का एक वाजे पैगाम था कि अफगानिस्तान की जो अबूरी क़यादत है उसको ये वाजे पैगाम मिलना चाहिए कि तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए, तो ही मामले का हल निकल सकता है, अदरवाइज नहीं। Must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. मुजम्मिल साहब, ये गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर ऑब्वियसली जो तालिबान है वो पाकिस्तान पर इस तरह से हमलावर नहीं हो सकते, ये तो सोचना होगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आज जो दोहा मुज़ाकरात है अभी आगे चल के उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल हम्म में आप फर्क समझें, जब वो इंडिया से बात कर रहे हैं तो वो न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं, जब वो हम्म अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं तो वो कन्वेंशनल वॉर की बात कर रहे हैं। आप समझें, हम्म जब हम्म जब हमारा जो तनाज़ा जो कशीदगी अफगानिस्तान के साथ है उसमें हमारी न्यूक्लियर वॉर की कोई कोई खतरा मौजूद नहीं है और ना हम ये जी कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान से लड़ाई में न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हमारा हम्म, ये खतरा इंडिया के साथ है तो हम कहते हैं हम इस्तेमाल करेंगे। जी अफगानिस्तान के साथ हम कन्वेंशनल वॉर की बात करते हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करते हैं, हम टेररिस्ट कैंप्स को ख़त्म करने की बात करते हैं इनसाइड अफगानिस्तान, हम अफगान अबूरी हुकूमत को मजबूर करने की बात करते हैं कि वो जो सेंचुरीज हैं टेररिस्ट की उनको ख़त्म करें। तो एक तो जो वॉर स्ट्रेटजी है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान वो पाकिस्तान की बहुत डिफरेंट है। When it comes to हम्म India, it is different. When it comes to Afghanistan, it is different. तो आज की इस हम्म तकरीर के तो ये जो आपने दो शॉर्ट बड़े काम निकाले हैं, ये दो डिफरेंट हम्म, वॉर स्ट्रेटजीज को भी बयान कर रहे हैं दो मुख्तलिफ ममालिक के साथ कि अगर जी अफगानिस्तान के साथ जंग है तो वो क्या है और अगर कन्वेंशनल भारत के होगी साथ और जंग भारत के है साथ होगी तो तो बहुत तो वो संगीन। क्या है। मेरे ख्याल में ये जो बारीक फर्क है उन्होंने आज दुनिया को हम्म, समझाया है कि जब हम अफगानिस्तान के साथ जंग कर रहे हैं तो न्यूक्लियर का कोई खतरा नहीं है, हम न्यूक्लियर यूज नहीं करना चाहते, हम टेररिस्ट सेंचुरीज खत्म कर रहे हैं। और जब भारत के साथ जंग की बात है तो फिर हम न्यूक्लियर यूज करना चाहते हैं या फिर हमारे न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग की। तो मेरे ख्याल में मुजम्मिल साहब, भारत की जी ये मुजफ्फर दो साहब, भारत पैगाम आज से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कल तक यही भारत जो अफगानिस्तान का नाकिद था, तालिबान हुकूमत का नाकिद था, आज उन्हीं के साथ हाथ मिला के वहां पर उनके साथ सफारतकारी को ना सिर्फ आगे बढ़ाने की बातें कर रहा है, उनके साथ मुआहदे करने की कोशिश कर रहा है और असल जो मकसद है वो मकसद पाकिस्तान में दाखिला है, पाकिस्तान में फसाद करना है, दहशतगर्दी करना है। तो आपको नहीं लगता कि मजीद इंडिया खुद को आइसोलेट कर रहा है?
जी, वो आइसोलेशन तो अपनी जगह, इंडिया की जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है वो तो हमें नजर आ रही है, लेकिन हम्म। उसकी जो स्ट्रेटजी टुवर्ड्स पाकिस्तान है ना, प्रॉक्सी वॉर वॉर की, टेररिज्म की सपोर्ट करने की, ये भी कोई नई नहीं है। हम कहें तो हम्म। क्या अशरफ गनी की हुकूमत को वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था हमारे खिलाफ? वो हामिद हम्म। करजई की हुकूमत को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा था? और माजी में हम्म। चले जाएं तो क्या मियां दाऊद की हुकूमत को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा था? तो इंडिया ने हम्म। मुसलसल अफगानिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है, क्योंकि दाऊद ने भी लेकिन फर्क पाकिस्तान पर। सिर्फ इतना है, जो चीजें पसे पर्दा होती थी अब वो खुलेआम हो रही हैं पूरी दुनिया के सामने। लेकिन एक बात है कि हमें अफगान तालिबान से ये तवक्को नहीं थी। शायद हमें अशरफ गनी से तवक्को थी, हमें हामिद करजई से तवक्को थी, हमें दाऊद से तवक्को थी, लेकिन हमें अफगान तालिबान से ये तवक्को नहीं थी। और हमारा ख्याल था कि अफगान तालिबान के अबूरी हुकूमत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे। ताहम अफसोस की बात है कि अफगान तालिबान ने भी जो अशरफ गनी और हामिद करजई की पॉलिसीज थी इंडिया के हम्म। हवाले से, उनको जारी रखा है, और वो भी इंडिया के एक प्रॉक्सी बन गए हैं। लेकिन मैं जी। समझता हूँ कि अब सूरत हाल ये है कि दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और उससे हम्म। पहले पाकिस्तान ने पक्तिया में स्ट्राइक की है। ये दो हम्म। डिफरेंट सिनेरियोज हैं। जो पाकिस्तान ने गुल हम्म। बहादुर ग्रुप के खिलाफ पक्तिया में स्ट्राइक की है, उस स्ट्राइक हम्म। के नतीजे में इन एक नैरेटिव अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और इंडियंस ने बनाया कि जी कोई हम्म। 8 क्लब लेवल के क्रिकेटर्स थे वो उसका निशाना बने हैं। जी। अब और जी उसके नतीजे में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट टाइज सस्पेंड कर दिए हैं। नवंबर में एक ट्राई नेशन था पाकिस्तान का, और अफगानिस्तान का एक और मुल्क था, उसमें वो ट्राई नेशन में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने आने से इनकार किया है। इनकार ये कर वही दिया। हथकंडे हैं जो भारत इस्तेमाल करता है, नथिंग न्यू। आप समझे, वो वही स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं जो इंडिया करता है, क्रिकेट सस्पेंड करना, क्रिकेट ना खेलना, ये ना करना, ये सब कुछ आप समझे उनको भारत सिखाता है, और वो भारत के हम्म। ही फुटस्टेप्स में चल रहे हैं। लेकिन अब हम्म। सूरत हाल ये है कि एक कल मैंने देखा जलमे खलीलजाद ने भी एक ट्वीट किया हुआ था कि जी बड़े क्रिकेटर्स को मार दिया है, जी। और इंडियंस भी बड़ा कह रहे थे, और अफगानिस्तान के अपने भी सोशल मीडिया की एक जंग तो आपको पता है जारी है, और कुछ हमारे हम्म। मुल्क के लोग भी इस वक्त अफगान तालिबान के ज्यादा हामी नजर आ रहे हैं और हाँ, पाकिस्तान के डिवीजन कम। है। डिवीजन है कि हम्म। जो पीटीआई के ट्रॉल्स हैं हमें वो बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वो हम्म। पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं नजर आ रहे हैं। ये भी बड़ा अफसोसनाक बात है। जब पाक भारत जंग थी हम्म। वो भारत के साथ खड़े नजर आ रहे थे, और जब और टीएलपी वाला मामला था तो वो टीएलपी के साथ खड़े नजर आ रहे थे। तो हम्म। हालांकि खुद बानी पीटीआई के दौर में टीएलपी के हवाले से क्या पॉलिसी रही वो अपनी जगह है, लेकिन हम्म। पाकिस्तान ने जो पख्तिया में स्ट्राइक की है उसमें जिन कमांडर्स को गुल बहादुर ग्रुप के जिन टेररिस्ट कमांडर्स को हलाक किया है उनके नाम हम्म। जारी कर, आप समझेंगे जी। नाम आईएसपीआर ने भी जारी किए हैं और दूसरे मीडिया आउटलेट से भी जारी हुए हैं। और उन नामों की मौजूदगी में जैसे उनमें कमांडर फरमान, गुल बहादुर ग्रुप के जो कमांडर्स हैं फरमान, सादिकुल्ला और दीगर जो कमांडर्स हैं जिनके नाम अब सामने आए हैं, पाकिस्तान ने कहा टू है कि क्लियर द हमने डाउट्स। हम्म। इन लोगों को निशाना बनाया है, आप बता दें इनमें क्रिकेटर कौन है। यस। अब टेक्निकल बात यह है कि जो टेररिस्ट हैं, ये जो यंग नौजवान टेररिस्ट हैं, ये अपने फारग टाइम में अपने कैंपों में क्रिकेट खेलते होंगे। आप मेरी बात हम्म। समझे ना, ये जब अपने हम्म। ट्रेनिंग कैंपों में मौजूद होंगे तो शाम में क्रिकेट भी खेल लेते होंगे, लेकिन इनका हम्म। टेररिस्ट होना एक अलग बात है, और इनको पार्ट टाइम में एज क्रिकेट एज अ हॉबी खेलना एक और बात है। ये तो नहीं कहा जा हम्म। सकता कि कोई टेररिस्ट जो है, कमांडर जो है वो अपने फारग वक्त में क्रिकेट नहीं खेलता होगा। खेलता होगा, हम्म। क्रिकेट का शौक होगा उसको। कोई हम्म। अफगानिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम के किसी क्रिकेटर को तो आपने निशाना नहीं बनाया है। इनका हम्म। पक्तिया में कैंप था, ये वहां रहते थे, ये शाम को वहां क्रिकेट मैच आपस में खेलते होंगे। वैसे तो वहां कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, वहां कोई क्रिकेट लीग नहीं होती, वहां कोई क्रिकेट मैचेस नहीं होते, लेकिन एक नैरेटिव बनाया गया कि जैसे जी बड़े क्रिकेटर्स को निशाना बना दिया गया है। और मेरे ख्याल में एक मजलूमियत का कार्ड जो है वो और उसे अफगान पाकिस्तान के पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल करना चाहता है कि जी हम बड़े सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, कोलेटरल हम्म। डैमेज हो रहा है पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक से, क्योंकि टेक्निकली अफगानिस्तान के पास जवाब देने की सलाहियत तो नहीं है।
लेकिन जी। वो एक मजलूमियत का कार्ड और एक नैरेटिव की वॉर जरूर पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। और वो हम्म। नैरेटिव की वॉर में हम देख रहे हैं कि इंडियन जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, वो भी उनकी हम्म। मदद कर रहे हैं, वो भी उनका मजलूमियत का कार्ड आके लेके खेल रहे हैं। मुसलसल। वैसे तो मैं आपको हम्म। हैरानगी की बात बताऊं, जी। उन्होंने तो उन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने तो इस्लामाबाद पर हमला भी करा दिया। हाँ उन्होंने जी। तो काबुल के जवाब में जो इस्लामाबाद पर हमला भी करा दिया और अफगान तालिबान की हुकूमत को बड़ी फतह दिला दिया है, बड़ी पोस्टों पे फतह। हालांकि ग्राउंड पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, बस लेकिन वो होता गोदी है ना मीडिया से सोशल। इंस्पायर्ड जो कुछ भारत ने किया वो सब कुछ अब अफगानिस्तान के जरिए से करने की कोशिश की जा रही है। अफगान वो सारे अकाउंट्स जो पहले इंडिया ने अपनी हमारे साथ पाकिस्तान वॉर में इस्तेमाल किए, वो हम्म। सिमिलर वही अकाउंट्स अब अफगान तालिबान की मदद कर रहे हैं और उनकी अफगान तालिबान की नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं। और मजीद लेकिन जग हंसाई होगी इंडिया की इससे, ये इन्हें समझ नहीं आ रहा। अच्छा, जो पाकिस्तान का डेलीगेशन डिफेंस मिनिस्टर की क़यादत में दोहा गया है ना पहुंचा है जी अफगान आज। तालिबान से बात करने, हम्म। ये मुज़ाकरात कोई मुझे लगता है कोई कॉर्डियल उसमें नहीं हो रहे माहौल में। ये तो बहुत फायदा। तनाव और ये में के माहौल में हो रहे हैं। और जो पाकिस्तान का हम्म। डेलीगेशन है वो हम्म। काफी सख्त बात करेगा और उसका मौकफ भी काफी सख्त होगा कि अगर आप हम्म। इन टेररिस्ट कैंप्स को और सेंचुरीज को खत्म नहीं करते तो पाकिस्तान अपनी स्ट्राइक्स जारी रखेगा। और मुझे नहीं लगता कि जब तक अफगान तालिबान की बुरी हुकूमत कोई इंटरनेशनल गारंटी पाकिस्तान को नहीं देगी कि वो बिहेव करेगी, पाकिस्तान कोई हम्म। सीज फायर के लिए मानेगा। लेकिन लिहाजा मुजम्मिल अगर साहब लोगों उस का ख्याल, गारंटी के लिए आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जरूरत पड़ेगी एक बार फिर से? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया कि वो अभी बड़े मसरूफ हैं और ये कोई मसला नहीं है, वो हम्म। जब चाहेंगे हल करा लेंगे। इट मीन्स कि वो हम्म। पाकिस्तान को टाइम दे रहे हैं कि वो अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर ले। लेकिन ना डोनाल्ड ट्रंप साहब हम्म। से इसके हवाले से सवाल हुआ है तो उन्होंने कहा ये कोई बड़ा मसला नहीं है, पर अभी वो नहीं, बहुत दीगर आसान है मेरे लिए। हम्म। हाँ, हम्म। दीगर मामलात में बहुत मसरूफ हूँ। तो इसका हाँ मतलब जी। ये है कि पाकिस्तान ने जो करना है कर ले, पाकिस्तान को टाइम दिया जा रहा है। और अफगान हम्म। तालिबान को भी ये कहा गया है कि जब तक आप पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे सीज फायर नहीं हो हम्म। सकता। तो मुझे सही। दोहा मुज़ाकरात के हवाले से मैं कुछ ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। मुझे लगता है कि पॉजिटिव बहुत नहीं। सख्त बात, हम्म। पाकिस्तान बहुत सख्त बात करेगा। पाकिस्तान ने ये कहा भी कि हम्म। अफगानिस्तान से वो डेलीगेशन आए जिसके पास फैसला करने की ताकत हो। ये ना हो कि वो कहे कि आप सीज फायर कर लें, हम वापस जाके मशवरा करते हैं। अगर अफगान हम्म। हम्म। डेलीगेशन ने ये कहा कि हमने मशवरे का वक्त दिया जाए तो मेरे ख्याल में सीज फायर नहीं होगा। वैसे ही आपने देखा है कि हम्म। 48 घंटों के बाद सीज फायर एक्सटेंड नहीं हुआ, जबकि बहुत सारे लोग कह रहे थे। और स्ट्राइक, हम्म। और हमने ये भी देखा है कि अफगान फोर्सेस की मूवमेंट भी पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ देखी जा रही है, उसको जी। मॉनिटर किया जी जा रहा है। मुसलसल। वो भी अपनी फौजें जो हम्म। हैं बॉर्डर पे ला रहे हैं, जिससे बकायदा जंग का माहौल भी बन रहा है कुछ बॉर्डर की साइड्स पे। तो ये भी देखना हम्म। पड़ेगा कि दोहा मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किस किस्म की जंग होने जा रही है। बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू यहीं से करेंगे मुजम्मिल साहब, क्योंकि देखना यही है कि ये अफगानिस्तान और अफगान तालिबान, इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से ही, और मामलात किस तरफ जाएंगे, क्या गारंटीज दी जाएंगी, दोहा मुज़ाकरात कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं दोनों ममालिक में अमन कायम करने के लिए, इसी पर बात करेंगे। मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद है, मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, डिफेंस एनालिस्ट हैं। तारिक साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, सूरत हाल आपके सामने है, फील्ड मार्शल ने भी आज दो टोक लफ्जों में अपना पैगाम पूरी दुनिया के सामने रख दिया है कि अफगानिस्तान को और भारत को हम किस तरह से जवाब दे सकते हैं। अब दोहा में जो मुज़ाकरात होने वाले हैं वो कितने सक्सेसफुल रहेंगे, क्या आप पॉजिटिव हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं इस हवाले से पॉजिटिव हूँ। क्यों, इनकी दरख्वास्त खुद अफगान तालिबान ने की है और फिर वो कतर से काफी सपोर्ट लेते रहते हैं, और कतर में इनका दोहा ऑफिस भी है जैसे आपको पता है। और जब वहां गए तो बातचीत करने गए, और फिर पाकिस्तान ने अपना जो रिजॉल्व दिखाया है कि इनफ इज इनफ, हम 45 साल से आपकी मेहमान नवाजी कर रहे थे, हम अगर अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को चार दिन में इबरतनाक और तारीखी शिकस्त दे सकते हैं, तो आप तो किसी खेत की मूली नहीं है। हम सिर्फ भाईचारे में आपके साथ आपका ख्याल रख रहे थे, बट आपने हर लिमिट क्रॉस कर दी, अब हम आपको अपनी रेड लाइन क्रॉस करने नहीं देंगे। तो पाकिस्तान आप इसमें देखेंगे कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेगा, और इंशाल्लाह देखेंगे आगे चल के हालात बेहतर हो जाएंगे और अफगान तालिबान को अपने होश ठिकाने आ जाएंगे।
नहीं, पर देखिए हमने पहले चाइना के साथ मिलकर तारिक साहब इनसे बात की और 2 राउंड्स हुए। एक तो बीजिंग में हुआ जिसमें पाकिस्तान, चाइना और अफगान तालिबान थे। फिर एक राउंड काबिल में हुआ, ऑल द वे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए और उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्राईपार्ट मुज़ाकरात कराए। तो जो बात पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में नहीं तय हो सकी अफगान तालिबान की, वो अब दोहा में कतर के साथ कैसे तय हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हमने जो अब इनको दिखाया है ना कि जो इन पे स्ट्राइक्स की हैं, जैसे गुल बहादुर की स्ट्राइक की गई है और बाकी जो फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज के साथ अपनी हमने कैपेबिलिटी का एक नमूना दिया है, ये तो एक झलक है और ये तो हमारी मार सह ही नहीं सकते। और देखिए 70% ऑफ इनका ट्रेड पाकिस्तान से जाता है, रोज 2 से 3 अरब रुपए का सामान यहाँ से जाता है। हम इनकी लाइफ लाइन है, ये अपनी लाइफ लाइन को खुद तबाह करने के दर पे हैं। देखिए इनके 6 इनके नेबर्स हैं और सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज हमारे पास है। और जितनी हमने इनकी कदर और मेहमान नवाजी की, इनका देखिए गन कल्चर हमारे माशरे में आ गया, ड्रग्स आ गई, इन्होंने आके हमारे बिजनेस का सत्यानाश कर दिया और सिला ये दिया कि बैठ के इंडिया से पींगे बढ़ानी शुरू कर दी और वहां बैठ के अफगानिस्तान, देखिए कश्मीर कह रहे, कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए, इनका जो दोगला चेहरा है। लेकिन आप ये देखें कि ये भी एक सवाल है कि फर्ज कर लें इस वक्त वो पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक्स को रुकवाने के लिए कोई कमिटमेंट कर भी लेते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो कमिटमेंट पूरी होगी। वो टाइम बाय करेंगे और उस टाइम बाय के बाद अब वही काम जारी रखेंगे, क्योंकि माजी तो इसी बात का है कि वो टाइम बाय करते रहे हैं पिछले 4 साल से पाकिस्तान से, वायदे तोड़ते रहे हैं। जी देखिए, मायदे तोड़ते रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डियर ब्रदर। बट देखिए एक तरफ से कतर की गारंटी होगी, फिर हो सकता है इसमें अल्टीमेटली हमें सऊदी अरेबिया को भी इन्वॉल्व करना हो। और ये अफगान तालिबान तो वैसे ही आइसोलेशन के शिकार थे और ये इंटरिम गवर्नमेंट है, इसको गवर्नमेंट को तो इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती नहीं है। इस वक्त अफगानिस्तान बिल्कुल तनहा दुनिया में था और दूसरा इंडिया था। इन दोनों ने आपस में मिलजुल के एक दूसरे की मदद करने की कोशिश की है। अगर दोहा मुज़ाकरात ना भी हो तो ये हमारी चंद दिन की मार है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम इनकी लाइफ लाइन है, अगर हम इनका ये रूट्स जो हमारे पास 10 से 12 इनके ट्रेड रूट्स हैं बंद कर दें और इनकी पॉपुलेशन को आने जाने मत दें, इनके होश ठिकाने आ जाएंगे, इन्हें समझ नहीं लगेगी। और फिर हम चाइना को और ईरान को साथ मिला लें और ताजिकिस्तान को एक रीजनल प्रेशर इन पर डालें तो इनकी स्पेस बहुत कम हो जाती है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इसके कि दोहा मुज़ाकरात को ये किसी तरफ कामयाबी की तरफ से ले जाए, वरना हम इनका सफाया कर देंगे। नहीं, पर हमने देखा कि अजीत दौल हैं वो किर्गिस्तान गए हुए थे, अजीत दौल किर्गिस्तान गए हैं और ये कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से कि किसी तरह अफगान तालिबान को या बुरी हुकूमत को कोई असला दिया जाए पाकिस्तान से लड़ने के लिए, कोई ऐसे कन्वेंशनल वेपन्स दिए जाएं कि वो स्ट्राइक बैक कर सकें, ऐसे कन्वेंशनल वेपन्स दिए जाएं कि वो भी वापस हिट कर सकें। आपको ये कितना पॉसिबल नजर आता है कि इंडिया उनको, क्योंकि इंडिया की अपनी वॉर इंडस्ट्री भी इस काबिल है कि वो अफगानिस्तान को असला दे सकता है, इस पॉसिबिलिटी को हम कैसे देखेंगे? देखिए पॉसिबिलिटी तो रहती है। जहां तक पाकिस्तान, इंडिया जो पाकिस्तान का असली दुश्मन है, वो पाकिस्तानी दुश्मनी में किसी भी हद तक जा सकता है। आज हमारे फील्ड मार्शल ने भी उनको क्लियर पैगाम दे दिया है कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग की गुंजाइश नहीं है और अगर आपने गुंजाइश निकालने की कोशिश की, हम आपका इबरतनाक हशर कर देंगे। और कोई भी हिस्सा हिंदुस्तान का, आप कहते हैं हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे और कोई हिस्सा आपका महफूज नहीं रहेगा और हम आपको एक तारीखी शख्स देंगे और आपकी इकोनॉमी उसका मलिया मेट कर देंगे। तो फील्ड मार्शल ने बड़ा इनको सख्त पैगाम दिया है, ये कर ये सकते हैं। पर देखिए एक वेपन प्रोवाइड करना होता है, दूसरा उसको इस्तेमाल करना होता है। हमारी इंटेलिजेंस जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो उसका दुनिया सिक्का मानती है। अगर इन्होंने किसी किस्म की कोशिश की तो वो पाकिस्तान पे डायरेक्ट इंडिया की तरफ से हमला तस्वर होगा और अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदी अरेबिया पे हमला तस्वर होगा। तो ये मेरा ख्याल इस हद तक बात आगे नहीं जाएगी और हमें चंद रेड लाइन मेरा ख्याल है दोहा मुज़ाकरात में डिफाइन कर देनी चाहिए और वो करेंगे हम कि अगर आपने इस हद से क्रॉस किया तो पाकिस्तान फिर आप पे स्ट्राइक करता रहेगा।
आपको बिल्कुल। लगता है ये जो स्ट्राइक्स हैं इसको अफगान तालिबान अपने लिए कोई मुश्किल समझेंगे? क्योंकि एक राय ये भी है कि वो कहते हैं कि हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही मौजूद नहीं है। आप किस चीज को हिट करेंगे? हमारा कोई इकोनॉमिक सेंटर नहीं है, हमारी कोई कन्वेंशनल आर्मी नहीं है, तो आप क्या क्या हमें मार सकते हैं? हमारे पास क्या है जो आप तबाह करेंगे? देखें, आप बैठे हुए वहां बैठ के स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहे हैं। आप वहां बैठे कहते हैं हमारे पास तो फितना अल ख्वारिज या फितना हिंदुस्तान या आईएस या आईएसकेपी या ईटीएम है ही नहीं। हालांकि देखें, वो तो यूएन की रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स हैं कि वहां इनके ठिकाने हैं। अब जब इनकी ठुकाई की है तो बीएलए वाले भी बोलेंगे जी हमारे भी वहां पे कैंप्स तबाह हो गए हैं और हमारे 10 उसमें लोग मारे गए हैं। तो पहले तो ये देखें, झूठ बोलते हैं। और जैसे आपने शुरू में कहा कि बीजिंग में भी, काबुल में भी, पाकिस्तान में बैठ के जो कहते रहे बाद में उससे मुकरते रहे। और लेटी तो देखें, मॉस्को फॉर्मेट में भी बैठ के इन तमाम रीजन ममालिक ने रूस में इनको समझाया कि आप अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल मत होने दें। और इन्होंने वहां यकीन दहानी कराई कि हमारी सरजमीन किसी भी जो है किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और ना हम बेसिस देंगे। तो बातें कुछ और करते हैं और कहते कुछ और हैं। बट देखिए, जो होते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मारते। अब इन्हें हमें लातें चलानी होगी, कुछ हमने चलाई हैं और जरूरत पड़ी तो बाकी भी चला देंगे। तो कह रहे हैं बगराम में इंडियन प्रेजेंस महसूस की जा रही है, कुछ इंडियंस वहां पे आए हैं। देखिए, इंडियन जो कर सकता है वो तो वो ये करेंगे। जैसे मैंने कहा, हमें चंद रेड लाइन डिफाइन कर देनी चाहिए। इन्हें बता देना चाहिए कि भाई अगर आप इंडिया जैसे मुल्क जिसने ईरान को भी धोखा दिया, ईरान उनको चाबहार पोर्ट में समझ रहा था कि हमारी पोर्ट डेवलप कर रहे हैं और उन्होंने उनकी एन वक्त पे उसकी पीठ में खंजर घोपा और सारी इंटेलिजेंस जो अंदर कर रहे थे राव वाले, उन्होंने मोसाद को बचाई और इसराइल ने चुन चुन के लीडरशिप को उनको मारा। तो ये अगर ईरान को धोखा दे सकते हैं तो आपको भी धोखा दे सकते हैं। और आप देखिए, इस्लाम का प्रचार करते हैं और बुत परस्तों से जाके दोस्ती कर रहे हैं। तो होश के नाखुन लें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुस्तबिल जुड़ा हुआ है। हम वादियों से, दरियाओं से, पहाड़ों से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारी एक जैसी आबादी पश्तून दोनों तरफ रहती है। उनका कुछ ख्याल करें और इस मुल्क अपने रीजन को स्टेबलाइज करें। अगर आपके कोई कैपेसिटी के प्रॉब्लम है, कैपेबिलिटी के प्रॉब्लम है, हमसे बात करें। लेकिन अगर आप बातों से इस तरह से आप बात को समझना ही तो पाकिस्तान पे कोई हल नहीं है, तो इसके कि हम आपको स्ट्राइक करें और आपका कला कमा करें। पहले उन्होंने 10 अरब रुपए मांगे थे, अब दोहा में वो दोबारा पैसे मांग सकते हैं कि हमने इनको रीलोकेट करना है, ये करना है, तो आप हमें पैसे दें, तो पाकिस्तान उनको पैसे दे सकता है। देखिए, पैसे तो ये पहले भी मांग रहे थे और एक्चुअल लेकिन बात गारंटी पैसों को की ही है। एक्चुअल बात तो पैसों की ही है और पैसे ही लेने मांग गए हुए। और अब उनसे यहां तक कह रहे हैं कि हमें 1 से 2 अरब डॉलर दें ताकि हम कुछ और डैम बनाएं और पाकिस्तान का पानी भी रोक सकें। तो ये पैसे पहले अमेरिका से ले रहे थे। जब ट्रंप साहब ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने बाइडन साहब जो $40 मिलियन हर हफ्ते का दे रहे थे वो उन्होंने रोक दी और बाकी कुछ मुल्कों ने भी हाथ खींचे और फिर पाकिस्तान से पैसे मांगने शुरू कर दिए। थोड़ी बहुत तो हम इनको जनरली सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, हम इनको अफगान ट्रांजिट ट्रेड में कितना सपोर्ट करते हैं। तो फिर बेसिकली ये पैसे लेने इंडिया गए थे और ये पैसे की या ताकत की जुबानी समझते हैं। आप ये समझते हैं ईरान इसमें कहाँ खड़ा होगा? ईरान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स वो बहुत देखिए कलीदी हैं। क्या कुछ सेंट्रल जी, एशियन स्टेट इनको सपोर्ट करेगी अगेंस्ट पाकिस्तान? और क्या ईरान इनको पाकिस्तान के खिलाफ मदद करेगा? ये जो इनके बाकी हमसाया ममालिक हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट में आपको कहाँ खड़े नजर आ रहे हैं? देखिए, यही हमारी डिप्लोमेसी का काम होता है। मैं जैसे पहले कहा, एक रीजनल अप्रोच के तहत चलना चाहिए। हमें फॉरेन चाइना से बात करनी चाहिए। ईरान से हम पहले बात कर चुके हैं। फिर इनका बहुत बड़ा बॉर्डर ताजिकिस्तान के साथ आता है, फिर उज्बेकिस्तान के साथ आता है और किर्गिस्तान का तो बॉर्डर इनके साथ लगता ही नहीं है। फिर तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर आ जाता है। तो इन तमाम रीजनल ममालिक जिनके साथ इनकी सरहदें हैं, हमें उनके कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, खासतौर पर ईरान, ताजिकिस्तान और चाइना के साथ। और रशिया से भी बात करनी चाहिए। कतर से तो बात हम कर ही रहे हैं। तो एक रीजनल जब ताकतें इन पर प्रेशर डालेंगी तो उनको इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। एक आज अब आर्मी चीफ ने जो खिताब किया उसमें हमें दो चीजें नजर आई। जब वो इंडिया के साथ वॉर की बात करते हैं तो वो न्यूक्लियर एनवायरनमेंट की बात करते हैं, और जब अफगानिस्तान के साथ वॉर की बात करते हैं तो कन्वेंशनल वॉर की बात करते हैं। तो ये दो डॉक्ट्राइन्स का फर्क आज हमें उनके खिताब में वाज़ेह नजर आया है। देखिए, जो मार का हक हुआ उसमें एक न्यूक्लियर का डेटरेंस का प्रेशर तो था इंडिया के ऊपर। बट हमने न्यूक्लियर को चलाने के बारे में कोई बात नहीं की
बल्कि अपनी जो फायर पावर थी, जो हमारी मिसाइल थे और आर्टिलरी की जो फायर सपोर्ट थी, उसकी सिर्फ झलक दिखाई। अभी तो हमने एक दो मिसाइल अल-फतह वगैरह फायर किए, बाकी रही तो हमने फायर ही नहीं की उसके अंदर से। तो इस तरीके से अफगानिस्तान तो किसी जो है वो, जैसे मैंने कहा, खेत की मूली नहीं है। और क्या क्या पीती और क्या पीती के शोर में, इनको तो चंद दिनों में हम चारों शान चित कर सकते हैं। और 2 दिन की मार से देखें ये चुप करके, हालांकि हमने पूरी अच्छी तरह फेंटी नहीं लगाई, सिर्फ झलक इनको दिखाई है। तो जहां तक इंडिया, क्योंकि न्यूक्लियर ताकत है, पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत है, तो जब वो बात करेंगे तो न्यूक्लियर फैक्टर आएगा। जब अफगानिस्तान है तो उनकी तो आर्मी टूटी फूटी है, ये तो फॉरेन स्पोर्ट्स ही चलते हैं। तो इनको थोड़ी फॉरेन स्पोर्ट कटी तो भीख मांगने इंडिया चले गए। तो जब जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, ज़ाहिर है हम इनसे कन्वेंशनल तरीके से बात करेंगे और वो हमारा उसका भी बहुत क्रेडिबल डेटरेंस है। आप देखते हैं कि हमने पहले नूर वली महसूद को हिट किया लेकिन वो बच गए और उनकी वीडियो सामने आई, और अभी भी जो बड़े टेररिस्ट वहां पे हैं अभी हमने उनको हिट नहीं किया है या हिट नहीं कर सके हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये जो अब इंफॉर्मेशन आती है कि वहां पे वो मौजूद है, जब तक स्ट्राइक की जाती है तो शायद उनकी लोकेशन चेंज हो चुकी हो और वो इस तरह से उसको स्ट्राइक इतनी सक्सेसफुल ना हो। बट अभी तक नूर वली साहब का कोई ऐसा, जो ख्वारजी हैं, कोई सामने मीडिया के नहीं आए। या तो वो जख्मी है या चूहे की तरह दुम दबा के कहीं बैठ गए हैं, आज नहीं तो कल ये मारे जाएंगे। हम्म। तो एक ये जो टू फ्रंट वॉर की बात की जाती है, हमने पिछले दिनों सियालकोट में देखा भी, दोनों मुल्कों की, पाकिस्तान की और भारत की एयरफोर्स दोनों फजा में थी, और एक टू फ्रंट वॉर स्ट्रेटजी की भी बात की जाती है कि एक तरफ से अफगानिस्तान और एक तरफ से इंडिया एंगेज करे। आपको टू फ्रंट वॉर स्ट्रेटजी कितनी काबिल अमल नजर आती है? देखिए मुजम्मिल भाई, जब हमारा मार का हक हुआ तो जो हमारे ट्रूप्स हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉय थे, उनमें से हमने एक भी ट्रूप को वहां से डींग अप नहीं किया। मैं खुद पिशावर की 11 कोलमेंट में सर्विस की हुई है और मैं खुद बलूचिस्तान में पूरे पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर का ऑपरेशन कमांडर रहा हूं। मैं वहां लोगों से बातचीत भी कर रहा था। वेस्टर्न बॉर्डर से हमने एक ट्रूप भी नहीं निकाला। और यहाँ पे हमारी जो बाकी स्ट्राइक कोर थी, जो ऑफेंसिव कोर है, हमलावर कोर है, हमने उनको सिर्फ मोबिलाइज किया था। और इससे पहले कि हम उन्हें इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करते, इंडिया समझ गया कि उसकी कमबख्ती आ गई है और पाकिस्तान से वो मुकाबला नहीं कर सकता। कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। तो इंडिया, आप देखेंगे, इंशाल्लाह जुर्रत नहीं करेगा पाकिस्तान को मैली आंख देखने के। अगर उसने जुर्रत की, उसका हम हाथ काट देंगे इंशाल्लाह। एक कुछ अफगान बॉर्डर पे हमने अफगान फोर्सेस की मोबिलाइजेशन नोट की जा रही है कि वो अपनी फोर्सेस को बॉर्डर पर लेके आ रहे हैं। ये फोर्सेस को वो जब बॉर्डर पे लाएंगे तो फिर एक कन्वेंशनल दोनों फौजों की वॉर होगी या वो नहीं होगी? देखिए, इस किस्म की रिपोर्ट्स सही भी हो सकती हैं, सही नहीं भी हो सकती। उनका काफी सारा नुकसान हो गया है बॉर्डर की फॉरवर्ड लोकेशन से पीछे इनके बटालियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर तक तो हमने तबाह कर दिए। तो ये अगर कर रहे हैं तो हम इनके मूवमेंट्स बिल्कुल देख रहे होंगे। हम रास्ते में भी इनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं और जहां आके कंसंट्रेट करेंगे या आगे आने की कोशिश करेंगे या उसके दौरान, तब भी इनका हम सफाया कर सकते हैं। ये देखिए, तमाम इंटरनेशनल की स्टैटिस्टिक्स में अफगानी पाकिस्तानी फौज का मुकाबला कर ही नहीं सकते। ये पाकिस्तानी बड़ापन है कि हमने इनको ज्यादा फेंटी नहीं लगाई, ज्यादा इन्होंने बड़बड़ करने की कोशिश की तो हम इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। नए वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी के बाद अब केपी काबीना मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, जिसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही थी। कौन काबीना में होगा, कौन काबीना का हिस्सा नहीं होगा, इस हवाले से बहुत कयास आराइयां भी थी, बहुत से नाम सामने आ रहे थे। मुजम्मिल साहब, अब सूरत हाल ये है कि जो 10 वज़रा हैं, सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। बाकी की जो कैबिनेट होगी उसके हवाले से इमरान खान से मुलाकात और मुलाकात के बाद फैसले होंगे। देखिए, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा सवाल है ना इस वक्त केपी की कैबिनेट का, वो बैरिस्टर सैफ का है। लेकिन अब बैरिस्टर सैफ क्या होंगे या नहीं होंगे, एक तो ये है, अभी आज जो तनाजा चल रहा है वो ये है कि मिसाल यूसुफजई और बैरिस्टर अली जफर ने सुहेल अफरीदी को पैगाम दिया है कि बैरिस्टर सैफ होंगे।
सोहेल अफरीदी ने अपने हम्म। तौर पे खान साहब से चेक कराया है, तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं बैरिस्टर सैफ के लिए कहा। फिर कुछ लोगों को जी। मुजम्मिल असलम पे बड़ा था कि मुजम्मिल असलम की जगह तैमूर झगड़ा आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि एक बहुत था कि जी इमरान खान तो तैमूर झगड़ा को देना चाहते हैं फिनांस, और गंडापुर हम्म। ने मुजम्मिल असलम को दी हुई है, और खान साहब के तो बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन हैं तैमूर झगड़ा के बारे में। लेकिन अब आप देखें हम्म। सोहेल अफरीदी ने जो आला सतही इजलास था उसमें मुजम्मिल असलम को नामजद किया, तैमूर झगड़ा को तो नामजद नहीं किया कि वो जाकर केपी की नुमाइंदगी करें। तो अटेंड उससे तो करें। कोई इशारा आया कि मुजम्मिल असलम साहब को रिटेन किया जा रहा है। अभी तक ये कोई इशारा नहीं आया कि बैरिस्टर सैफ साहब को रिटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। एक राय है कि बैरिस्टर सही। सैफ जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा करीबी हैं, लिहाजा बहुत करीबी। अ, उनको गंडापुर हम्म। ने रखा ही हम्म। एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ था। तो अब क्या सोहेल जी। अफरीदी उसको रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये देखने की हम्म। बात है। ये बहुत बड़ा सवाल। देखने की हम्म। बात है। अब एक स्टैंड लिया था सोहेल अफरीदी साहब ने कि जब तक मेरी खान साहब से मुलाकात नहीं होगी मैं कैबिनेट फाइनल नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हम्म। फरीका ये राय है कि आप ना बनाएं कैबिनेट, इसका हमारे ऊपर क्या असर है। सुबह आपने चलाना है जी। चलाना है, चलाएं, नहीं चलाना ना चलाएं। उसकी एक बेशक। और मिसाल देता हूँ कि हम्म। केपी गवर्नमेंट बतौर गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में 184(1) की पिटीशन करना चाहती है कि खान साहब से चीफ मिनिस्टर की मुलाकात की इजाजत दी जाए, बतौर गवर्नमेंट करना चाहती है। लेकिन बतौर बिल्कुल गवर्नमेंट चीफ वो जस्टिस को खत पिटीशन भी लिखा करने के गया। लिए अभी खत इसलिए लिखा है कि पिटीशन करने के लिए कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए, कैबिनेट है ही नहीं। हम्म। आप हम्म। समझे ना, गवर्नमेंट की जी। तरफ से कोई भी काम करना, चाहे प्राइम मिनिस्टर ने करना है चाहे चीफ मिनिस्टर ने करना है, उसने विद द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट करना है। अगर कैबिनेट नहीं हम्म। होगी तो बहुत सारे काम जो है वो रोजमर्रा हुकूमत के नहीं हो सकते, क्योंकि कैबिनेट की अप्रूवल बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे कामों में एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल अप्रूवल्स ऑफ द कैबिनेट चाहिए होती हैं। अगर सोहेल अफरीदी हम्म। साहब कैबिनेट नहीं बनाएंगे तो वो अपना सूबा नहीं चला सकते। तो ये कैबिनेट बनाना उनकी हम्म। मजबूरी है। लिहाजा मेरे नजदीक जो पहला स्टांस था कि हम तब तक कैबिनेट नहीं बनाएंगे जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, और अब नया स्टांस आया हम्म। है कि हम कोई 10 रुकनी कैबिनेट बना देंगे और बाकी इजाफा तब होगा जब खान साहब से मुलाकात होगी। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो सोहेल अफरीदी तक पहुंच रही हैं, और वो जो हम्म। ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक उन्हें फैसले करने हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि आप जब कुर्सी पर नहीं बैठे होते तो आप बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो दिल को लुभा देने वाली और पॉपुलर सेंटिमेंट पे होती हैं। लेकिन जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको अपनी लिमिटेशंस का अंदाजा होता है। मसलन ये कहना बड़ा आसान है कि मैं नहीं बनाऊंगा कैबिनेट जब तक मेरी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल हम्म। है, क्योंकि इसके नतीजे में आपके सारे काम रुक जाता है। सुबह चल ही नहीं पा रहा होगा, सुबह चलाना भी तो है ना सोहेल अफरीदी साहब ने। तो इसलिए लेकिन मेरे मुजम्मिल ख्याल में साहब कहीं ना, सवाल अब ये पैदा होता है कि मुलाकात क्यों नहीं होगी, या यूं कह लें कि मुलाकात क्यों नहीं कराने दी जाएगी, क्योंकि असल मुद्दा ये है कि सुहेल आफरीदी को इस पोजीशन पर बरकरार नहीं रखने देना है, वजीर आला के ओहदे पर नहीं रह सकते वो, क्योंकि अब आगे यही एक एनालिसिस है, बहुत से लोग इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी बन तो गए आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन अब उनको रहने नहीं देना उनके अपने ओहदे पे। देखिए मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे काम जो सुहेल अफरीदी जिसके लिए थ्रेट बन सकते हैं, जैसे मिलिट्री हम्म। ऑपरेशन है या और चीजें हैं, उसके लिए हम्म। 27वीं आईनी तरमीम की आने की बाज़गश्त है। अब जब जी। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हुकूमती ग्रुप ने जीत लिए हैं, आजम नजीर तारड़ और एहसन भून वगैरह ने, और हामिद खान और हम्म। सलमान अकरम राजा के ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस में शिकस्त हो गई है, और जो नई सुप्रीम हम्म। कोर्ट बार आई है वो आईनी अदालत बनाने के हक में बयान दे रही है कि फौरी तौर पे अगली हम्म। तरमीम करके ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाए। अब अगर आईनी हम्म। अदालत बनानी है तो उसके लिए तो आपको 27वीं आईनी तरमीम लानी पड़ेगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगले जब हम अगला प्रोग्राम कर रहे होंगे तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त ज्यादा ऊंची और लाउड हो चुकी होगी। और हालात के पेश नजर। जैसे दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन करने की जो अख्तियार है वो सूबों से हम्म। वफाक के पास आ जाएगा कि वफाक कहीं भी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर सकता है, फौज भेज सकता है। जो अभी तक है कि आपको हम्म। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाजत चाहिए होती है, शायद वो तरमीम में
फेडरल के पास आ जाए, और बहुत सारे ऐसे काम जिसकी वजह से वफाक ये समझता है कि वो कमजोर हो गया है और सूबे अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो 27वीं तरमीम में कुछ हो सकता है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, शायद फाइनेंशियल साइड पे ना हो, और जो एनएफसी का डिविजिबल पूल है, जो सूबों को पैसे जा रहे हैं, वो शायद वैसे ही जाते रहे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन साइड पे ऐसी अमेंडमेंट आएंगी जो वफाक को मजबूत करेंगी। तो मुझे ये अच्छा लगता है मुजम्मिल साहब, कि शायद सोहेल अफरीदी सुहेल को अफरीदी हटाने, की अगर हम्म, 27वीं तरमीम आ जाए तो शायद सोहेल अफरीदी हम्म। को हटाने की जरूरत ना रहे। अच्छा, लेकिन सुहेल अफरीदी की मुलाकात इमरान खान से खुद तो नहीं हो पा रही, उसके लिए वो चीफ जस्टिस को खत भी लिख रहे हैं और अदालत के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं, लेकिन बराह रास्त जो मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन बिलवास्ता या किसी और के थ्रू कोई मैसेज इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को पहुंचाने की कोशिश की हो, कैबिनेट के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, पाक अफगान रिलेशंस के हवाले से। देखिए, वो तो इमरान खान के ट्वीट्स जो हैं वो रहनुमाई के लिए काफी हैं, पाक अफगान हम्म। रिलेशंस के हवाले से क्या पॉलिसी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी। लेकिन स्ट्रेटजी है उसमें तो कोई नई पॉलिसी नहीं है। जहां तक कैबिनेट की हम्म, बात है उसमें मुबहम बातें आ रही हैं। अब सलमान अकरम हम्म, राजा साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब को फ्री हैंड दिया है कि वो अपनी टीम खुद मुंतखब करें, और कुछ की हम्म, राय है कि कुछ इंस्ट्रक्शन इमरान खान साहब की आई हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि हम्म। सबसे बड़ा जो सिग्नल है वो बैरिस्टर सैफ से आएगा कि क्या बैरिस्टर हाँ सैफ जी। को रिटेन किया जाता है या नहीं किया जाता। बाकी जो है, जो हम्म, जिन वुजरा को गंडापुर साहब ने निकाला था, वो असद कैसर साहब के भाई और तरकई साहब के भाई को, क्या सोहेल अफरीदी उनको वापस ले रहे हैं, और मुझे लगता है वापस ले रहे हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि वजारत आला के इंतखाब के बाद गंडापुर और राम से डेरा इस्माइल खान चले गए हैं। ऐसा लगता है कि वो कुछ हम्म, देर सियासत से ब्रेक लेना चाहते हैं। ये ठीक है कि बैरिस्टर हम्म, गौहर साहब उनको मिलने डेरा इस्माइल खान गए हैं और वहां कुछ हम्म, बातचीत हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम्म, कि गंडापुर अब कुछ अर्सा ब्रेक लेंगे और हमें एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर नहीं आएंगे। हम्म। और ऐसे में अलीमा खान के और सुहेल अफरीदी के रिलेशंस आप कैसे देख रहे हैं? क्या मामलात उन दोनों के दरमियान कोई बात हुई हो या मुलाकात की कोशिश हुई हो इस हवाले से? नहीं, सोहेल अफरीदी और अलीमा खान के दरमियान कोई फासले नहीं है। वो तो जब हम्म, अडियाला के बाहर भी आते थे तो अलीमा खान के साथ घंटों बैठे रहते थे, और कहते हैं कि जी। उनके सिलेक्शन की एक वजह अलीमा खान की कुर्बत भी है, वरना सोहेल अफरीदी की तो अभी बात तक सही है। इमरान खान से मुलाकात नहीं है और इमरान खान हाँ उनसे जी। नहीं मिले हुए हैं। ये तो हम्म। उनको जो अलीमा खान या और लोगों ने फीडबैक दिया है उसकी बुनियाद पर उनकी सिलेक्शन हुई है, या केपी के अंदर जो अच्छा। पीटीआई के अंदर डिवीजन थी कि वो सब स्पीकर बाबर सलीम सवाती भी वजीर आला के उम्मीदवार थे, उनको भी नहीं बनाना था, तरकई के भाई को भी नहीं बनाना था, असद कैसर के भाई को भी नहीं बनाना था, और इम्पोर्टेंट लोगों को हम्म, नहीं बनाना था, तो आपने एक नया नाम, जिसे हम पॉलिटिक्स में डार्क हॉर्स कहते हैं, वो सिलेक्ट हुआ। लेकिन यकीनन केपी की हम्म, कैबिनेट जो है वो पीटीआई केपी की जो अंदरूनी डिवीजन है उसको सामने रख के हम्म, उससे बहुत चीजें होंगी कि गंडापुर ग्रुप का कौन कौन एडजस्ट होता है, और एंटी गंडापुर हम्म, ग्रुप के कैबिनेट में ज्यादा हेजमनी है या प्रो गंडापुर ग्रुप की है। झगड़ा साहब आते हैं, हम्म, मतलब बैरिस्टर साहब रहते हैं, तो ये सब कुछ जो हम्म। है ये कैबिनेट के सामने आने से ही पता लगेगा। और कुछ दिन में हमारे सामने सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, मुझे सना नकवी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, हाफिज।